हेलो स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे शेर शाह सूरी के बारे में, शेर शाह सूरी के द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं के बारे में, जिसमें हमने केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन और शेर शाह के सैनिक सुधारों के बारे में पढ़ लिया था। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें हमने पट्टा व कबूलियत व्यवस्था और किसानों के द्वारा भू राजस्व प्रणालियों के बारे में, जिसमें बट्टा व गल्ला बख्शी, कनकूत प्रणाली, नशक प्रणाली, जप्ती प्रणाली के बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे तकाबी ऋण, यानी किसानों को कृषि सुधारने तथा खेत के लिए राज्य की ओर से दिया जाने वाला सरकारी ऋण तकाबी ऋण कहलाता था। ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तकाबी ऋण किसे कहते हैं। तो शेर शाह सूरी के द्वारा अपने किसानों को दिया जाने वाला ऋण तकाबी ऋण था, जिसके माध्यम से किसान अपनी कृषि सुधारने के लिए प्रयास करता था। बात करें किसानों की भलाई के लिए बनाए गए नियम, तो शेर शाह ने अपने शासनकाल में यह आदेश दिया कि भूमि कर निर्धारित करते समय राजस्व अधिकारी सहानुभूति से कार्य करे, परंतु करों की वसूली के समय किसी भी प्रकार की नरमी न दिखाए। उसने सैनिकों को आज्ञा दी कि वह किसानों की खड़ी फसल को नष्ट न करे। उसके शासनकाल में किसानों की भलाई के लिए अत्यधिक कार्य किए गए थे। और अन्य करों की बात करें तो भूमि कर के अतिरिक्त किसानों को जरीबाना कर, मुहसिलाना नामक कर भी देने पड़ते थे। यह दोनों कर भूमि के लगभग 2.5 से 5% तक का होता था। इस कर के अतिरिक्त प्रत्येक किसानों को कुल भूमि का 2.5% और देना पड़ता था, जो अनाज के रूप में भी दिया जा सकता था। लेकिन हमने बात की शेर शाह अनाज की बजाय नगद कर को देना ज़्यादा पसंद करता था, या नगद वेतन को ज़्यादा प्राथमिकता देता था। उसके बाद बात करें शेर शाह की मुद्रा प्रणाली की, तो शेर शाह सूरी वह प्रथम शासक था जिसने रुपया नामक सिक्का चलाया था। यह एक चांदी का सिक्का था जिसका वजन 180 ग्रेन या कई हिस्ट्री की बुकों में 178 ग्रेन बताया गया है। शेर शाह ने सोने व तांबे के सिक्के भी चलाए। तांबे के सिक्के को उस समय दाम तथा सोने के सिक्के को मोहर कहा जाता था। कहा जाता है कि वर्तमान में जो रुपया प्रणाली है वह शेर शाह की ही देन है। शेर शाह ने जो सिक्का चलाया था वह ब्रिटिश शासनकाल में और फिर आज तक भी प्रचलन में है। शेर शाह के द्वारा किए गए जनहित के कार्य, तो शेर शाह ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए 1700 सरायों का निर्माण करवाया। प्रत्येक सराय में एक मस्जिद व एक कुआं होता था। हिंदुओं व मुसलमानों के ठहरने के लिए खाने पीने की अलग अलग व्यवस्था थी, और प्रत्येक सराय में 2 घुड़सवार रखे गए थे और एक डाकिया रखा गया था, जो शाही डाक को एक सराय से दूसरी सराय में ले जाने का कार्य करते थे। देश में जाने माने इतिहासकार ने कहा है कि मध्यकालीन भारत के प्रख्यात शासक शेर शाह सूरी ने अपने 5 साल के शासनकाल में, 5 साल का शासनकाल जो 1540 से 1545 ईस्वी तक माना गया है, इन 5 साल के शासनकाल में अपनी अदम्य इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि के जरिए शासन व्यवस्था को सुचारू बनाने और लोकहित के लिए जो कार्य किए, वे आधुनिक भारत की सरकारों द्वारा 5 साल में किए जाने वाले काम पर भी भारी पड़ती है। यानी इतिहासकारों का मानना है कि शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में जो जो व्यवस्थाएं की थी वो वर्तमान शासन पर भी ज़्यादा भारी पड़ती है। और इस प्रकार शेर शाह सूरी ने अनेक जनहित के कार्य किए। बात करें शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित सड़कें, तो सबसे पहली थी पूर्वी बंगाल में सोनार गांव से लेकर सिंधु नदी तक, जिसे वर्तमान में ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है, और दूसरी आगरा से बुरहानपुर तक। इस प्रकार शेर शाह ने 2 सड़कों का निर्माण करवाया। शेर शाह द्वारा निर्मित 2 इमारतें, जिसमें झेलम नदी पर रोहतांस दुर्ग और दूसरा सासाराम बिहार में अपने स्वयं का मकबरा, जो वर्तमान बिहार में स्थित है। न्याय व्यवस्था की बात करें तो शेर शाह न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। वह प्रत्येक बुधवार को मुकदमों की सुनवाई करता था। दंड व्यवस्था कठोर थी। शेर शाह
निष्पक्षतापूर्वक न्याय में विश्वास करता था। अपराधी पाए जाने पर वह बड़े बड़े अधिकारियों को भी दंडित कर देता था। इस संबंध में कहा जाता है कि उसने अपने स्वयं के भतीजे आदिल खां को भी दंडित किया था अपराधी पाए जाने पर। राजस्व व्यवस्था की बात करें तो शेर शाह ने राज्य की आय में वृद्धि के लिए भूमि की पैमाइश करवाई और इसके अलावा उसने पट्टा, कबूलियत, भूमि कर निर्धारण की प्रणालियां तथा किसानों के लिए तकाबी ऋण की व्यवस्था की, जिनके बारे में हमने अभी अध्ययन किया है और जिससे राज्य की आय में वृद्धि हुई। और इस प्रकार शेर शाह ने अपने शासनकाल में धार्मिक नीति को लेकर क्या क्या कार्य किए थे। तो शेर शाह ने प्रशासनिक कार्यों को धर्म व राजनीति से अलग रखा। उसने मंदिरों व मूर्तियों को तोड़ने, हिंदुओं पर अत्याचार करने की नीति नहीं अपनाई। उसने हिंदुओं को राजकीय पदों पर नियुक्त किया। उसने हिंदू रीति रिवाजों का सम्मान किया। उसने हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में समन्वय स्थापित किया। शेर शाह की इसी नीति का अनुसरण अकबर के द्वारा भी किया गया और इसीलिए उसे अकबर का अग्रगामी कहा जाता है। धार्मिक नीति का अनुसरण अकबर के द्वारा ज़्यादा किया गया था। पुलिस व्यवस्था की बात करें तो शेर शाह के शासनकाल में सेना ही पुलिस का कार्य करती थी। प्रांतीय शासन में व्यवस्था बनाए रखने का कार्य यहाँ के प्रमुख अधिकारियों द्वारा किया जाता था, जैसे सरकार में सिखदार के द्वारा तथा उसकी सहायता के लिए आमीर ए बंगाल जो कि असैनिक अधिकारी था और सिखदार ए सिखदारान जो सैनिक अधिकारी था। परगणों में अगर व्यवस्था की बात करें तो एक सिकदार, एक मुंसिफ, एक फौजदार तथा 2 कारकुन के द्वारा परगणों में पुलिस व्यवस्था का कार्य किया जाता था। ग्रामीण व्यवस्था में देखें तो पटवारी, चौकीदार तथा परंपरागत मुखिया के द्वारा यह व्यवस्था की जाती थी। और गुप्तचर व्यवस्था की बात करें तो शेर शाह ने संपूर्ण राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा रखा था। यह गुप्तचर सम्राट को साम्राज्य में होने वाली प्रत्येक घटना की जानकारी देते थे। सम्राट के द्वारा इस संबंध में उचित निर्णय लिए जाते थे। और गिरी सुमेल के युद्ध की बात करें या जिसे जेतारन का युद्ध या सुमेलगिरी का युद्ध भी कहा जाता था, तो 6 जनवरी 1544 ईस्वी को यह युद्ध शेर शाह व मारवाड़ के शासक मालदेव के मध्य लड़ा गया था। हमारा जो सेकंड पेपर में राजस्थान के इतिहास में हम मारवाड़ के शासकों के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ मालदेव को लेकर हम डिटेल से इस युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको थोड़ी सी भूमिका बताई जा रही है जिसे आप ध्यान से देखें ताकि आपको इस टॉपिक को लेकर कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो गिरी सुमेल का युद्ध या जेतारण का युद्ध 6 जनवरी 1544 ईस्वी को शेर शाह व मारवाड़ के शासक मालदेव के मध्य लड़ा गया था। शेर शाह द्वारा मारवाड़ के क्षेत्रों पर अधिकार कर लेने के कारण मालदेव उससे नाराज था, अतः उसने शेर शाह पर आक्रमण की योजना बनाई। मारवाड़ जैसे बंजर क्षेत्र में रसद एकत्रित करना शेर शाह के लिए अत्यंत कठिन कार्य था, अतः शेर शाह ने एक षड्यंत्र रचा जिसमें मालदेव व उसके विश्वास पात्र सेनापति जेता व कूपा के मध्य विरोध उत्पन्न किया और जिसके परिणाम स्वरूप मालदेव अपनी सेना लेकर युद्ध क्षेत्र से लौट गया। लेकिन उसके विश्वास पात्र सेनापतियों ने अपनी सत्यता का परिचय देने के लिए युद्ध क्षेत्र में डटे रहे और अंत में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इस प्रकार मारवाड़ का शासक शेर शाह सूरी मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। यह कार्य इतना अधिक कठिन था कि युद्ध में विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात भी शेर शाह ने कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। यानी मारवाड़ में मात्र मिलता क्या है, एक मुट्ठी भर बाजरा, लेकिन अगर वह इस युद्ध में हारता तो वह हिंदुस्तान की बादशाहत भी खो देता। और इस प्रकार नोट में ध्यान रखें, जेता और कूपा मालदेव की विश्वासपात्र सेनापति थे जिन्होंने गिरी सुमेल युद्ध में सेना का नेतृत्व किया था, क्योंकि मालदेव तो विरोध उत्पन्न होने के कारण सेना को लेकर युद्ध क्षेत्र से चला गया। और इस प्रकार का शेर शाह का कालिंजर अभियान या इसे अंतिम अभियान भी कहा जाता है शेर शाह का।
शेर शाह ने रीवा के राजा वीरभान बघेला को दरबार में बुलाया, लेकिन वह शेर शाह से भयभीत होकर कालिंजर के राजा कीरत सिंह के पास चला गया। शेर शाह ने कीरत सिंह को आदेश दिया कि वह वीरभान को लौटा दे, लेकिन कीरत सिंह ने इनकार कर दिया। अतः नवंबर 1544 ईस्वी को शेर शाह ने कालिंजर दुर्ग का घेरा डाला। लगभग 1 वर्ष तक घेरा बना रहा और अंत में दुर्ग की दीवारों में बारूद लगाया गया। और 22 मई 1545 ईस्वी को शेर शाह जब दीवारों के निरीक्षण के लिए गया और तभी अचानक से बारूद फट जाने से शेर शाह की मृत्यु हो गई। और इस प्रकार शेर शाह का यह अंतिम अभियान रहा। और इस प्रकार हमने शेर शाह के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को लेकर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।